स्टूडेंट्स, बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड चैप्टर में। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जो जानकारी है ये कैसे प्राप्त की गई है। देखो, आपने अभी तक ये पढ़ा है कि इतिहास की जानकारी हमें शिलालेखों से, पांडुलिपियों से, अभिलेखों से प्राप्त होती है, सिक्कों से प्राप्त होती है, मंदिरों से प्राप्त होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी स्थिति, हमें उनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई है। हालांकि अभिलेख, पेज नंबर 32 पर ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन। हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य के अंदर भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। ये लाइन नोट कर लेना, ये अपन ने सेकेंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, त्वारीख, जिसे हम तारीख तो एक वचन के रूप में कहते हैं और त्वारीख अपन बहुवचन के रूप में कहते हैं। ये उर्दू के शब्द है बच्चों। उर्दू और फारसी शब्दों का इस काल में ज़्यादा प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय जो वहाँ शासक बने थे, शासकीय भाषा के रूप में यही भाषा प्रचलन में थी। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ये नोट कर लेना, फारसी भाषा में मुख्य रूप से इस समय के महत्वपूर्ण इतिहास को लिखा गया था। यहाँ पर बच्चों चित्र दे रखे हैं, 4 चित्र दे रखे हैं। एक चित्र के अंदर तो कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, कागज का निर्माण कर रहा है, कागज तैयार कर रहा है। देखो कितना पतला कागज है, उसके लिए कितनी मेहनत से प्रेशर बनाकर कागज, लकड़ी की लुगदी से कागज को तैयार किया जा रहा है। दूसरे के अंदर वो कागज की क्या कर रहा है, इंक से कुछ लिखाई कर रहा है। तीसरे पर कढ़ाई से कुछ तैयार कर रहा है और चौथे के अंदर फिर वो जो हाईलाइट करने वाली बातें होती हैं उन्हें हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा है। या जैसे अपन हाईलाइटर से अपन जो लाइन इम्पोर्टेंट लगती है उसको नोट कर लेते हैं, उस तरह से वो हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर साइड में कुछ दे रखा है अपने को, अपन उसको देखते हैं क्या दे रखा है। चित्र 1 जो दे रखा है वो पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण दे रखे हैं। पांडुलिपि जिसके अंदर इतिहास लिखा जाता था। इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, कागज तैयार करना। दूसरे नंबर पर लेखन का कार्य। तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला कर उसका प्रयोग। और चौथे नंबर पर क्या किया जा रहा है, जिल्द तैयार की जा रही है। जिल्द से मतलब जो पांडुलिपि तैयार हो गई है उसको कवर किया जा रहा है, जिससे वो जल्दी खराब नहीं हो। जैसे आप अपनी स्कूल की किताबें नई जब खरीदते हैं तो उसको कवर करते हैं, ऐसे ही जिल्द तैयार करके उस पांडुलिपि को सेव किया जा रहा है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक। तारीख के जो लेखक होते थे वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन से संबंधित सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें जो पांडुलिपियों से संबंधित थी। देखो बच्चों, यहाँ पर अपन पहले नंबर की बातें दे रखी है। त्वारीख के लेखक जो होते थे नगरों में, विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे, वो गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। दूसरे नंबर पर पांडुलिपि लिखने वालों की क्या बातें बताई गई हैं, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। और तीसरे नंबर पर क्या विशेषता बताई गई है पांडुलिपि लिखने वालों की, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। बच्चों यहाँ पर हमारे ये जो 2 शब्द है ना, जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद, इसको साइड में इनका वर्णन किया गया है। जन्म सिद्ध अधिकार से क्या अभिप्राय होता है, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा करना। उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और लिंग भेद का क्या अधिकार होता है, लिंग भेद से क्या अभिप्राय होता है, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर।
आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष जो हैं स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। बच्चों, आज हम अपना इतना ही पढ़ेंगे। कल हमारे द्वारा ये जो इस 32 और 33 पेज नंबर पे बॉक्स बने हुए हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू बच्चों।